जॉनी आइव। जॉनी आइव को शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट का जो उन्हें ना जानता हो। 30 साल से भी ज्यादा इन्होंने एप्पल के लिए काम किया है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट डिजाइनर और इंडस्ट्रियल डिजाइनर दोनों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था फेमस डिजाइनर्स एंड दियर वर्क्स। और इस सीरीज में अब तक हम काफी सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप आई बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए जिसमें हमने सारे प्रीवियस एपिसोड्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फेमस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स के बारे में। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम समझेंगे कि फेमस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स होते कौन हैं। क्लियर? तो देखिए, ये ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना। क्लियर? अब प्रोडक्ट डिजाइनर और इंडस्ट्रियल डिजाइनर दोनों ही अलग अलग होते हैं। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट डिजाइनर और इंडस्ट्रियल डिजाइनर दोनों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रोडक्ट डिजाइनर सिर्फ वो हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। उनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में काम नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स के बारे में तो ये डिजाइन भी करेंगे और उसके साथ साथ में मेन जो इनका फोकस होगा वो होगा मास प्रोडक्शन पर, कि किस तरीके से इनको मास प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट डिजाइनर में और इंडस्ट्रियल डिजाइनर में। और आज के इस एपिसोड में हम उन फेमस डिजाइनर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने विजन से पूरी दुनिया में डिजाइन की डेफिनेशन को बदल कर रख दिया। हमारे आसपास की चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, उनके डिजाइन, उनके कलर, उनके शेप और उनकी यूटिलिटी को चेंज कर दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फेमस डिजाइनर को। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट फेमस डिजाइनर ऑफ आवर एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड के हमारे पहले फेमस डिजाइनर हैं सुदर्शन खन्ना। अगर सुदर्शन खन्ना की बात करें तो ये एक इंडियन इंडस्ट्रियल डिजाइनर है और इनको इंडियन पायनियर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर हम इनके आइकॉनिक वर्क्स के बारे में बात करें तो इन्होंने रोटो मोल्डेड चेयर्स बनाई। रोटो मोल्डेड चेयर्स बेसिकली प्लास्टिक से बनने वाली चेयर्स होती हैं। इसमें प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स को रोटेट करके, मेल्ट करके चेयर्स बनाई जाती हैं। अब इस टेक्निक में बेसिकली जो प्लास्टिक होती है, जो चेयर बनती है वो अंदर से खोखली होती है, लेकिन जो पूरा चेयर है वो केवल एक सिंगल पीस से ही बनता है, इसलिए काफी मजबूत भी होती है। इसके साथ ही इन्होंने मॉड्यूलर फर्नीचर सिस्टम्स को इनोवेट किया, यानी कि मॉड्यूलर फर्नीचर एक ऐसा फर्नीचर जिसको हम असेंबल कर सकते हैं, डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, जिसको मेंटेन करना भी काफी इजी होता है। इसके साथ ही इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस भी दिए। ऐसे लोग जो घरों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनसे रिलेटेड भी इन्होंने काफी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिलॉसफी ऑफ सुदर्शन खन्ना। अगर हम इनकी फिलॉसफी की बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इन्होंने काफी फोकस किया, उसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी पर। इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए कि उनके लिए रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज किया। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, उन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकल किया। मड है, क्ले का कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसको भी इन्होंने रिसाइकल किया। तो बेसिकली जितने भी इनके प्रोडक्ट थे इन्होंने कोशिश की कि वो सस्टेनेबल हो, उनको रिसाइकल किया जा सके और उनको बनाने में भी रिसाइकल मटेरियल का यूज हो। अगर मटेरियल्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो इन्होंने रोटेशनल मोल्डिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें हम प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स का यूज करते हैं, उनको रोटेट करते हैं मेल्ट करके। इन्होंने रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स का यूज किया
और उसके साथ ही लोकल मटेरियल्स को भी इन्होंने यूज किया कि इनके आसपास जो एरिया में जहां ये रहते हैं वहां पर कौन कौन से लोकल मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हैं। इसके साथ ही उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करके हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो प्रोडक्ट उतना ही एक्सपेंसिव होगा। तो इन्होंने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफी काम किया। अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें इनका खास रोल रहा है। काफी सारे डिजाइन प्रोग्राम्स इन्होंने खुद ही डिजाइन किए और उसके साथ ही इनको डिजाइन एजुकेशन का पायनियर भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे सुदर्शन खन्ना के द्वारा डिजाइन किए गए 3 मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इन्होंने डिजाइन किया वो है वेयर एंड फ्लाई बटरफ्लाई। अब वेयर एंड फ्लाई बटरफ्लाई क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कोई भी बच्चा पहन सकता है और ये बेसिकली विंग्स के जैसा है और इन विंग्स को पहनकर ये कोई भी बच्चा बटरफ्लाई के जैसा उड़ सकता है। लाइक बेसिकली ये एक प्ले के लिए है कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह की यूनिफॉर्म ड्रेसेस पसंद होती है, तो उन्होंने वेयर एंड फ्लाई बटरफ्लाई, तो ये इनका प्रोडक्ट था जो काफी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ टॉय दैट इज पेपर वर्ल्स। ये एक टॉय है जिससे बच्चे जनरली खेलते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रिंग पुल मूविंग टॉय। तो बेसिकली इसमें एक स्ट्रिंग होती है, एक धागा होता है और जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को पुल करते हैं तो ये टॉय आगे की तरफ दौड़ने लगता है। तो ये कुछ बहुत ही फेमस और बहुत ही कम प्राइस के टॉयज थे जिन्होंने इंडिया में काफी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट डिजाइनर के बारे में जिनका नाम है MP रंजन। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक इंडियन प्रोडक्ट डिजाइनर हैं और इसके साथ ही ये एक डिजाइन एजुकेटर भी हैं और इनको थॉट लीडर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इनके थॉट से, इनके आइडियाज से काफी सारे लोगों में एक नई जागरूकता आई, एक नई अवेयरनेस आई कि डिजाइन इस तरह से प्रोडक्ट को किया जाए कि वो यूटिलिटी को ज्यादा बढ़ाए, ज्यादा यूजेबल हो और उसके साथ ही उनकी लाइफ भी ज्यादा हो। और इसके साथ ही इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिजाइन को लेकर जो थिंकिंग थी उसको बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। जहां लोग एक तरफ डिजाइन के बारे में सोचते नहीं थे, उसको जानते ही नहीं थे, इन्होंने अपने थॉट से लोगों को मजबूर कर दिया डिजाइन के बारे में सोचने पर। अगर इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो इन्होंने डिजाइन एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क्स तैयार किए कि किस तरह से डिजाइन से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए जाए। इसके साथ ही रूरल लेवल पर इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए, काफी सारे इनोवेशंस किए। जनरली ऐसा होता है कि हम शहरों के लिए, सिटीज के लिए, टाउन्स के लिए तो प्रोडक्ट डिजाइनर डिजाइन करते हैं, लेकिन रूरल एरियाज के लिए कोई भी डिजाइन नहीं करते। तो इन्होंने रूरल इनोवेशंस प्रोजेक्ट्स पर भी काफी ज्यादा फोकस किया। और इसके साथ ही इन्होंने क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के बीच जो गैप था उस गैप को इन्होंने खत्म किया। इन्होंने क्या किया कि जो क्राफ्ट्समैन थे उनको इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्ट किया ताकि क्राफ्ट्समैन को जॉब मिल सके और इंडस्ट्री को क्राफ्टमैन मिल सके। और इनके बीच में पहले बहुत गैप था लेकिन इन्होंने इस गैप को बहुत ही कम कर दिया। एंड नाउ इनकी डिजाइन अप्रोच के बारे में बात करें तो ह्यूमन सेंटर्ड इनकी डिजाइन अप्रोच थी, यानी कि जो भी हम डिजाइन करें वो ह्यूमन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम वो डिजाइन करें। दैट वाज द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। इन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशंस की और इसके साथ ही इन्होंने एथिकल को प्रैक्टिस किया है, यानी कि अपने प्रोफेशन के जो एथिक्स है उनको ऑलवेज फॉलो किया। अगर हम इनकी लेगेसी को देखें तो एनआईडी में ये एक फैकल्टी रहे हैं, उसके साथ ही डिजाइन एजुकेशन के पायोनियर रहे हैं और इसके साथ ही इन्होंने काफी सारे डिजाइनर्स को ट्रेन किया, ट्रेनिंग दिया, काफी लोगों को एजुकेट किया है। और इनके बारे में एक बहुत ही खास बात, इन्होंने लोकल रिसोर्स मैपिंग की। लोकल रिसोर्स मैपिंग बेसिकली एक एनालिसिस का टेक्निक है और इस टेक्निक में हम ऐसे लोकल मटेरियल्स को और वो किस एरिया से आते हैं उन दोनों को मार्क करते हैं, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। क्योंकि जब हम मटेरियल की सप्लाई करते हैं तो उसमें भी काफी बार काफी सारे मटेरियल्स बहुत दूर से हमें मंगाने पड़ते हैं। तो इन्होंने लोकल रिसोर्स मैपिंग की, यानी कि एक एनालिसिस किया जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और कम किया जा सका। अब हम बात करेंगे MP रंजन के द्वारा डिजाइन किए गए 3 फेमस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है
काटलमारा बंबू चेयर। ये बंबू से बना हुआ एक चेयर है जिसमें एर्गोनॉमिक को ध्यान रखा गया है और ये नेचुरल मटेरियल बंबू से बना हुआ चेयर है, इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया है। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज क्यूब स्टूल, और ये क्यूब स्टूल भी आपका बंबू से बना है, 100% एक नेचुरल प्रोडक्ट है। एंड द थर्ड इज चन्नापटना वुडन टॉय। तो चन्नापटना वुडन टॉयज के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये लकड़ी से बने हुए टॉयज होते हैं, जमीन पर गिरने पर टूटते नहीं है। तो इनका एक प्रोटोटाइप तैयार किया था MP रंजन ने। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइनर सत्येंद्र पाखले के बारे में। क्लियर? अब अगर हम इनकी क्रिएशंस की बात करें तो BM हॉर्स फॉर कैपिलिनी इन्होंने डिजाइन किया है। फिश चेयर सीरीज इन्होंने स्टार्ट की। चीज लाउंज डिजाइन इन्होंने हमें दिए। उसके साथ ही सेरेमिक और ग्लास के ऑब्जेक्ट्स भी इन्होंने काफी सारे डिजाइन किए। अगर हम बात करें कि इनका कनेक्शंस कहां पे है तो इंडिया और नीदरलैंड्स दोनों में इनके प्रोडक्ट्स डिजाइन किए गए हैं। दोनों ही कंट्रीज में इनका नाम है। अब एक पॉइंट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी को वेस्टर्न मॉडर्निज्म के साथ में ब्लेंड किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो इनके डिजाइन्स में ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न मॉडर्निज्म दोनों ही हमें देखने को मिलता है। और मटेरियल्स की बात करें तो इन्होंने सेरेमिक्स यूज किया है अपने प्रोडक्ट्स में, हैंड ब्लोन ग्लास यूज किया, एल्यूमिनियम रोटेशनल मोल्डिंग टेक्निक और मिक्स्ड मीडिया का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो मल्टीपल डिजाइन अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनका नाम ऑलरेडी बहुत फेमस है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा डिजाइन किए गए 3 ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स के बारे में जो बहुत यूनिक है। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज फिश चेयर। तो ये जो आपको चेयर दिख रहा है इसको बोलते हैं फिश चेयर। अब इस चेयर को बेसिकली ऑर्गेनिक फॉर्म में बनाया गया है। ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल फॉर्म। और ये चेयर बहुत ही पॉपुलर चेयर है। रेस्ट के लिए जनरली इस चेयर को यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनके सेकंड प्रोडक्ट के बारे में। तो इनके सेकंड प्रोडक्ट का नाम है फ्लावर ऑफरिंग वेजल, यानी कि एक वेजल जिसमें जनरली हम फ्लावर को पुट कर सकते हैं, फ्लावर पॉट की तरह है। तो ये है आपका सेकंड प्रोडक्ट, दैट इज फ्लावर ऑफरिंग वेजल। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। एंड नाउ द फाइनल थर्ड प्रोडक्ट इज सत्येंद्र पाखले's पैंथर चेयर। तो इस चेयर का नाम है पैंथर चेयर। तो क्लाइमेट कंफर्ट ये चेयर है। सो दीज आर द 3 मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स बाय सत्येंद्र पाखले। हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट डिजाइनर है नीपा दोषी। नीपा दोषी का जनरली जो स्टूडियो है वो इंडिया में भी है इनका स्टूडियो, इसके साथ ही यूके में भी इनका स्टूडियो है। इंडिया एंड यूके दोनों ही कंट्री में ये काम करती हैं। अगर हम इनके स्टूडियो की बात करें तो ये को फाउंडर हैं दोषी लेवियन स्टूडियो की। इनके स्टूडियो का नाम क्या है? दोषी लेवियन स्टूडियो। अब हम इनके कुछ आइकॉनिक पीसेस के बारे में बात करें तो माई ब्यूटीफुल बैक साइड सोफा, चारपाई डे बेड और प्रिंसिपेसा चेयर इनके 3 आइकॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। हम अभी डिटेल में और भी उनको समझेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं इनके स्टाइल के बारे में। तो इनका जो स्टाइल है बहुत ही प्लेफुल है, नैरेटिव ड्रिवन है। नैरेटिव ड्रिवन का मतलब है कि उस प्रोडक्ट के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। उसके साथ ही काफी सारे कल्चर का फ्यूजन इनके प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है कि बहुत सारे कल्चर को मिक्स करके ये अपना एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं। अगर इनके डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बोल्ड कलर्स इन्होंने यूज किए हैं। इंडियन क्राफ्ट हेरिटेज को इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में यूज किया है। उसके अलावा स्टोरी टेलिंग को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। अचीवमेंट की बात करें तो मोरोसो में ये काम कर चुकी हैं, उसके साथ ही BD बार्सिलोना में भी ये काम कर चुकी हैं और काफी सारे अवार्ड्स भी इनको दिए जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे नीपा दोषी के द्वारा डिजाइन किए गए 3 बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोडक्ट। तो हमारा पहला कलेक्शन है चारपाई कलेक्शन। चारपाई कलेक्शन को डे बेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको हम चारपाई कहते हैं। चारपाई बेसिकली गांव में यूज की जाती है, लोग सोने के लिए बैठने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रस्सी से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है, बट इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया एंड दिस इज द चारपाई। सेकंड प्रोडक्ट की बात करें दैट इज पेपियर माशे कैबिनेट। अगर हम पेपियर माशे कैबिनेट की बात करें तो ये कैबिनेट है, लेकिन जनरली हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बट इन्होंने इसको थोड़ा सा डिजाइन ज्यादा दिया ताकि ऐसा हो कि कैबिनेट सिर्फ
आर्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट को रखने की जगह ना हो, बल्कि वो खुद में भी एक आर्ट पीस लगना चाहिए। एंड नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इज माई ब्यूटिफुल बैक साइड सोफा। तो ये इनका बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, दैट इज बैक साइड सोफा। अमित कृष्ण गुलाटी, अगर इनकी आइडेंटिटी की बात करें तो ये एक इंडियन प्रोडक्ट डिजाइनर है। इन्होंने कंटेम्प्रेरी फर्नीचर बनाया है, उसके साथ ही कंटेम्प्रेरी फर्नीचर डिजाइनर है और प्रोडक्ट डिजाइनर भी है। उसके साथ ही नोटेबल वर्क्स की बात करें तो चन्ना चेयर, मॉड्यूलर स्टोरेज सिस्टम और लाइटिंग इंस्टॉलेशंस पर इन्होंने काम किया है। इनकी अगर फिलॉसफी की बात करें तो इनकी फिलॉसफी है मिनिमलिज्म, यानी कि कम से कम ऑब्जेक्ट को यूज करना और ऑर्नामेंटेशन कम से कम करना। अगर इनके अप्रोच की बात करें तो इन्होंने नेचुरल मटेरियल्स का यूज किया, जिसमें प्रीसाइज जॉइनरी यूज की और हैंड क्राफ्टेड डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं। टेक्निक्स की बात करें तो वुड जॉइनरी, मेटल फैब्रिकेशन और सस्टेनेबल सोर्सिंग इनके टेक्निक्स रहे हैं। अब हम बात करेंगे अमित कृष्ण गुलाटी के 3 फेमस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इनका फर्स्ट फेमस प्रोडक्ट है जीई लल्ला बेबी इन्फेंट वार्मर। तो ये एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो इसका नाम है श्री राम पिस्टन पैकेजिंग डिजाइन। तो अमित कृष्ण गुलाटी ने श्री राम पिस्टन पैकेजिंग के लिए डिजाइन किए। एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज श्री राम पिस्टन पैकेजिंग डिजाइन। एंड नाउ द फाइनल इज मुद्रा। मुद्रा इंस्टॉलेशंस आपको कहां देखने को मिलते हैं? ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हो तो वहां पर आपको ये डिजाइन देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मुद्रा इंस्टॉलेशंस। तो अब तक हमने काफी सारे इंडियन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स को कवर कर लिया है। तो अब हम कवर करने वाले हैं फॉरेन डिजाइनर्स को, और हमारे फर्स्ट फॉरेन डिजाइनर हैं डाइटर रेम्स। हमारे फर्स्ट डिजाइनर हैं डाइटर रेम्स। तो डाइटर रेम्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पर इनका बहुत बड़ा नाम है और जर्मनी के ये रहने वाले हैं। अगर इनके आइकॉनिक डिजाइन्स के बारे में बात करें तो SK4 रिकॉर्ड प्लेयर इन्होंने डिजाइन किया, 606 यूनिवर्सल शेल्विंग इन्होंने डिजाइन की, ब्राउन रेजर्स और कैलकुलेटर्स भी इन्होंने डिजाइन किए। आगे जब हम इनके प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो उसमें आपको ये एग्जांपल देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिलॉसफी के बारे में बात करें तो इनके 10 प्रिंसिपल्स थे, और उन प्रिंसिपल के साथ में उनको इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है, दैट इज लेस बट बेटर। कि यानी कि कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो वो लेस हो, कम हो, बट बेटर हो। ऑर्नामेंटेशन हो, कम हो, चलेगा, बट वो प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है, जो उसका पर्पस है, वो फुलफिल होना जरूरी है। अगर इनके मटेरियल्स एंड अप्रोच के बारे में बात करें तो इन्होंने ड्यूरेबल प्लास्टिक्स का यूज किया, मेटल्स का यूज किया, और इनके अप्रोच में मॉड्यूलर सिस्टम्स देखने को मिले एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे डाइटर रेम्स के 3 फेमस प्रोडक्ट्स के बारे में, और उनके पिक्चर्स को भी हम देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट, इसका नाम है ब्राउन SK4 रिकॉर्ड प्लेयर। एंड सेकंड, ये आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा। तो इस कैलकुलेटर को डिजाइन किया है डाइटर रेम्स ने। तो इस कैलकुलेटर का नाम है ब्राउन ET66 कैलकुलेटर। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इज 606 यूनिवर्सल शेल्विंग। सो दीज आर द 3 मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स बाय डाइटर रेम्स। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और मेरे फेवरेट प्रोडक्ट डिजाइनर के बारे में, जिनका नाम है जॉनी आइव। जॉनी आइव को शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा NID, NIEFT और UCET का जो उन्हें ना जानता हो। जॉनी आइव इकलौते एक ऐसे प्रोडक्ट डिजाइनर है जो 5000 से भी ज्यादा पेटेंट्स अपने नाम पर रखते हैं। इसके साथ ही 20 साल से भी ज्यादा इन्होंने एप्पल के लिए काम किया है। ये UK और USA में इनका ऑफिस है, वहां पर ये बेस्ड है। इसके साथ ही अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं iPhone, iPad, Apple Watch, iPod एंड iMac G3। तो बेसिकली एप्पल आईफोन्स के लिए ना बहुत सालों तक काम किया है एंड इनको ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स इनके बारे में जानते हैं। सो ही इज जॉनी आइव। अगर हम बात करें कि जॉनी आइव ने कौन कौन से मटेरियल्स को अपने प्रोडक्ट डिजाइन में यूज किया,
तो इन्होंने ग्लास का यूज किया, एल्यूमिनियम का यूज किया और सेरेमिक को भी इन्होंने यूज किया। उसके साथ कई और भी मटेरियल यूज किए, बट ज्यादातर इन्होंने यही मटेरियल यूज किए। तो जॉनी आइव के 3 मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, मैकबुक एंड एप्पल आईमैक। जॉनी आइव के ये 3 ऐसे फेमस प्रोडक्ट हैं जिनको शायद ही कोई स्टूडेंट हो एनआईडी का, एनएफटी और यूसीट का जो नहीं जानता हो। चार्ल्स एंड रे एम्स। चार्ल्स एंड रे एम्स का काम बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम 1940s की बात करें तो प्लाईवुड के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। फर्नीचर इनोवेशन के लिए इन्होंने ज्यादा काम किया 1940s में। 1950s की बात करें तो एम्स लाउंज चेयर बहुत ज़्यादा फेमस हुए, शेल चेयर्स ने भी बहुत पॉपुलैरिटी पाई और केस स्टडी हाउस भी बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर हुआ। नाउ अगर 1960 से 1970s की बात करें तो एग्जीबिशंस, एल्यूमिनियम ग्रुप और अपनी डिज़ाइन फिलॉसफी को लेकर ये बहुत चर्चा में रहे। तो अगर हम इनकी फिलॉसफी के बारे में बात करें तो इनकी फिलॉसफी थी कि टेक योर प्लेजर सीरियसली। अपनी फिलॉसफी में इन्होंने काफ़ी बार ऐसा बताया कि अगर आप आराम करना चाहते हो तो आराम के लिए आप जिस चेयर को यूज़ कर रहे हो क्या वो वाकई आपके प्लेजर के लिए, क्या वो वाकई आपको सुकून देने के लिए। तो इनकी जो फिलॉसफी थी वो एर्गोनॉमिक्स पर भी बेस्ड थी। मटेरियल्स की बात करें तो मोल्डेड प्लाईवुड, फाइबर ग्लास, वायर मैश और लेदर एंड एल्यूमिनियम का इन्होंने यूज़ किया। चार्ल्स एंड रे एम्स के 3 ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही सिंपल हैं बट अपने आप में बहुत यूनिक है। पहला प्रोडक्ट है एम्स लाउंज चेयर। तो ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, दीज आर एम्स लाउंज चेयर। सेकंड इज मोल्डेड प्लाईवुड चेयर एंड द थर्ड इज एम्स हाउस। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये जो हाउस है बेसिकली ये क्या प्रोडक्ट है। तो यस, प्रोडक्ट डिजाइनर बेसिकली हाउसिंग से रिलेटेड भी सॉल्यूशंस दे सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं और प्रोडक्ट डिजाइनर भी, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिजाइनर आर्किटेक्चर के फील्ड में भी काफ़ी सारे इनोवेशंस करते हैं। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज देते हैं और काफ़ी बार अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनवाते हैं और काफ़ी बार अफोर्डेबल हाउसिंग भी डिजाइन करते हैं। रेमंड लोवी। रेमंड लोवी की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में इनका काफ़ी सारा इनोवेशन हमें देखने को मिलता है। सेकंड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइन किए, जैसे कोका कोला का बॉटल, शेल लोगो। एंड द नेक्स्ट इज स्पेस एज। इन्होंने स्काईलैब इंटीरियर डिज़ाइन किया, नासा के लिए प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए। एंड द लास्ट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। इन्होंने काफ़ी सारे लोगोस, काफ़ी सारे पैकेजिंग एंड काफ़ी सारे ब्रांड सिस्टम्स भी डिज़ाइन किए। रेमंड लोवी के 3 फेमस प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट इज कोका कोला बॉटल रीडिज़ाइन। कोका कोला बॉटल को इन्होंने रीडिज़ाइन किया। सेकंड, शेल का जो लोगो है वो इन्होंने डिज़ाइन किया। एंड द थर्ड प्रोडक्ट जो इन्होंने डिज़ाइन किया दैट इज स्टूडेबेकर अवंती कार। सो दिस इज स्टूडेबेकर अवंती कार। फिलिप स्टार्क। फिलिप स्टार्क एक ऐसे प्रोडक्ट डिजाइनर थे जिन्होंने फर्नीचर के सेक्टर में एक अलग ही पहचान बनाई, एक अलग ही एक्सपेरिमेंट किया। तो आइकॉनिक क्रिएशंस इनको देखने के मिलते हैं इनके। अगर हम इस चेयर की बात करें तो इसको इन्होंने नाम दिया घोस्ट चेयर। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थे, जैसे कि इनकी चेयर जिसका नाम है घोस्ट चेयर। सेकंड, काफ़ी सारे फर्नीचर्स, काफ़ी सारे यार्ड एंड काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी इन्होंने डिज़ाइन किए। और अगर इनकी फिलॉसफी के बारे में बात करें तो इनकी फिलॉसफी में 4 पॉइंट्स थे। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक डिज़ाइन फॉर ऑल। सेकंड, सबवर्सिव प्लेफुलनेस। थर्ड, इमोशनल कनेक्शन एंड फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी फोकस। फिलिप स्टार के 3 मोस्ट फेमस प्रोडक्ट। द फर्स्ट इज जूसी सैलिफ लेमन स्क्वीजर। तो ये आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है दिस इज जूसी सैलिफ लेमन स्क्वीजर। एंड द सेकेंड फेमस प्रोडक्ट इज लुई घोस्ट चेयर। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट चेयर है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एंड द लास्ट इज गन लैम्प्स सीरीज। इसमें इन्होंने काफी सारे लैम्प्स डिजाइन किए। अब इसके नाम में गन है, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी फॉर्म है वो एक गन के जैसी है। तो जो बॉटम वाला पार्ट है वो आपको एक गन के जैसा दिखाई देता है। अब जापान के एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट डिजाइनर जिनका नाम है नाओतो फुकासावा। नाओतो फुकासावा को जापान के बहुत ही फेमस प्रोडक्ट डिजाइनर्स में से माना जाता है।
अगर हम इनके डिजाइन इथोस की बात करें तो दैट इज सुपर नॉर्मल। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स को इतना नेचुरल बनाया जाए कि वो इनएविटेबल लगते हो, उनको बनाने का प्रोसेस नेचुरल हो, उनको यूज करने का प्रोसेस नेचुरल हो, मटेरियल्स जो उनमें यूज किए गए हो वो भी नेचुरल हो, और जो टेक्निक से बनाए जा रहे हैं वो टेक्निक भी नेचुरल ही हो। अगर इनकी अप्रोच के बारे में बात करें तो इनकी अप्रोच थी ह्यूमन बिहेवियर सेंट्रिक, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते थे और अननेसेसरी एलिमेंट्स को ये हटा देते थे। कोई भी अगर ऑर्नामेंटेशन है, कोई भी एलिमेंट फालतू का है तो उसको ये अपने प्रोडक्ट्स में नहीं रखते थे। काफी सारे प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं जो सिर्फ सुंदरता के लिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए काफी सारे एलिमेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन इनका ऐसा मानना नहीं था। नाओतो फुकासावा ने कभी ऐसा नहीं माना और जितने भी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं उन्होंने उनको हटा दिया। नाओतो फुकासावा के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही फेमस हुए, फर्स्ट इज मूजी सीडी प्लेयर, सेकंड इज प्लस माइनस जीरो ह्यूमिडिफायर एंड द थर्ड इज इन्फोबार मोबाइल फोन। करीम राशिद लगभग 4000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स डिजाइन कर चुके हैं, 40 से भी ज्यादा कंट्रीज के लिए इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं और इनको 300 प्लस अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। उसके साथ ही इजिप्ट, कनाडा, यूएसए में इनके स्टूडियोज हैं जहां पर ये काम करते हैं। अगर इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में बात करें तो गार्बो वेस्ट कैन इनका एक फेमस ही प्रोडक्ट है। ओ चेयर इन्होंने डिजाइन किया, बॉबल वाटर बॉटल इन्होंने डिजाइन किया। उसके साथ ही इन्होंने काफी सारे इंटीरियर्स भी डिजाइन किए जो होटल्स और रिटेल के लिए थे। अगर मटेरियल्स की बात करें तो वाइब्रेंट प्लास्टिक इन्होंने यूज किया, एक्रिलिक्स इन्होंने यूज किया और उसके साथ ही रोटो मोल्डिंग टेक्निक इन्होंने यूज की। उसके साथ ही डिजिटल फैब्रिकेशन को भी इन्होंने एडॉप्ट किया। करीम राशिद के 3 फेमस प्रोडक्ट हैं। गार्बो ट्रैश कैन जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बेसिकली एक वेस्ट बिन है। एंड सेकंड प्रोडक्ट है ओ चेयर जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है। यहां पर इसके डायमेंशंस भी दिए गए हैं। एक प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए डायमेंशंस याद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो चेयर के डायमेंशंस हैं, आई होप कि आप लोग भी इनको एक बार थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हो, जिससे आपको जब आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करोगे तो आपको डायमेंशंस का एक आइडिया होगा। अखिल कास्टिलियोनी एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट डिजाइनर हैं। इनके कुछ फेमस प्रोडक्ट्स में से हमें देखने को मिलते हैं आर्को लैम्प, टेसिया, स्नूपी, पैरेंटेसी जो कि ल्यूमिनस इनोवेशंस है, यानी कि लाइट, लैम्प्स, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और फर्नीचर भी इन्होंने काफी सारे डिजाइन किए जैसे मेजाड्रो स्टूल, सेला, एलुनागियो, ये इनके कुछ फेमस फर्नीचर्स में से एक है। अगर इनके प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात करें तो इन्होंने वैक्यूम क्लीनर्स डिजाइन किए और हर दिन के जो रोजमर्रा की जो ऑब्जेक्ट होते थे वो भी इन्होंने काफी सारे डिजाइन किए। जैसे अगर हम बात करें फोनोला रेडियो के बारे में तो फोनोला रेडियो भी इन्होंने डिजाइन किया। और इनकी जो फिलॉसफी थी वो सबसे ज्यादा अलग, सबसे ज्यादा यूनिक थी। इनकी फिलॉसफी थी इफ इट्स नॉट फंक्शनल, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट फंक्शनल नहीं है तो इट्स नॉट ब्यूटीफुल, तो वो खूबसूरत सुंदर नहीं है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब तक फंक्शनल नहीं है, उसका पर्पस ही नहीं है, वो कोई पर्पस ही फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उसको डिजाइन करने का कोई फायदा नहीं है, दैट इज नॉट ब्यूटीफुल। तो ये इनकी फिलॉसफी थी। तो इनके 3 फेमस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट इज मेजाड्रो स्टूल जो कि एक बहुत ही यूनिक स्टूल है और स्टील के सपोर्ट के थ्रू ये स्टैंड करता है। सेकंड इज स्नूपी लैम्प, ये एक लैम्प है, बेसिकली जब टेबल पर हमें लाइट की जरूरत होती है तब इसका यूज किया जाता है। द थर्ड इज आर्को लैम्प, इसका जो बेस है वो मार्बल का बना हुआ है। और आज के इस एपिसोड के हमारे लास्ट प्रोडक्ट डिजाइनर हैं जेम्स डायसन। अगर हम जेम्स डायसन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो हैंड ड्रायर्स इन्होंने डिजाइन किए, हेयर केयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किए, ब्लेडलेस फैंस भी इन्होंने डिजाइन किए। तो ऑलमोस्ट 5127 प्रोटोटाइप्स इन्होंने तैयार किए। और अगर हम इनकी फिलॉसफी को समझे तो इनकी फिलॉसफी को इन्होंने 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन एवरीथिंग, इटरेटिव प्रोटोटाइपिंग, इंजीनियरिंग लेड डिजाइन एंड फॉर्म फॉलोज फंक्शन परफेक्टली।
अगर लास्ट के पॉइंट को हम समझें फॉर्म फॉलोज फंक्शन को, तो इसका मतलब है कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम डिजाइन कर रहे हैं तो जो उसका पर्पस है अगर वो उसको फुलफिल करेगा तो उसका डिजाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले फॉर्म डिसाइड कर दी। फॉर्म हमेशा बाद में डिसाइड होगी और वो फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चेयर को डिजाइन करते हैं, क्लियर, अगर हम एक चेयर डिजाइन कर रहे हैं तो हम रेस्ट अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हम इस तरीके से रेस्ट करेंगे यहां पर। तो फॉर्म हम पहले से नहीं डिसाइड कर सकते। फॉर्म डिसाइड की जाएगी फंक्शन के थ्रू कि क्या वो किस तरह से फंक्शन करेगा। तो जेम्स डायसन के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्होंने उनको दुनिया भर में मशहूर किया। द फर्स्ट इज डायसन डुअल साइक्लोन वैक्यूम। तो दिस इज वैक्यूम। एंड सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो सेकंड प्रोडक्ट है डायसन एयर ब्लेड हैंड ड्रायर। तो ये आपका डायसन का हैंड ड्रायर। एंड थर्ड इज डायसन सुपरसोनिक हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर है आपका ये। तो these are the 3 famous product designed by जेम्स डायसन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने फेमस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और उनकी पर्सनल लाइफ को देखा और उनके स्टूडियोज के बारे में सीखा और उनके द्वारा डिजाइन किए गए कुछ बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स को भी देखा। हमने पूरी कोशिश की कि इस एपिसोड में हम आपको ज्यादा से ज्यादा डिजाइनर्स के बारे में बता पाएं, ज्यादा से ज्यादा उनके द्वारा यूज की गई टेक्निक्स के बारे में बता पाएं और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएं। लेकिन हमारे लिए यूट्यूब पर इतना सारा बहुत डिटेल में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप NID, NIFT और यूसिट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल इन्हीं वीडियोस को देखकर NID, NIFT और यूसिट के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर सकते हो, तो लेट मी करेक्ट यू, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप इन एग्जाम्स को इन वीडियोस के थ्रू क्वालिफाई तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ाई करनी होगी, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी करनी होगी। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो SSAC। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से घर बैठे हुए NID, NIFT और यूसिट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM होती हैं, इसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज और अपने एकेडमिक्स के साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका है कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं आपको बॉटम राइट साइड पर बुक अ फ्री डेमो क्लास का टैब दिखाई देता है और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओपन हो जाते हैं एक फॉर्म और जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल इसमें फिल करते हैं, तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। और क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुक कीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। और आप कोर्सेज के बारे में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर कोर्स बटन पर क्लिक करके NID, NIFT और यूसिट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप NID, NIFT और यूसिट की प्रिपरेशन कर रहे हो और स्टडी के लिए आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।